बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया और मैं हूं किंजा मुमताज़ अब्बासी। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल, अदालती निज़ाम और टैक्स के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़रसानी करेंगे। और इससे रिलेटेड आज हम जिन गेस्ट से आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं उनका नाम है हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब, जो कि ग्रीवेंस कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। नाजरीन, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम किया है और आप ओवरसीज़ ग्रीवेंस कमिश्नर भी रह चुके हैं सर। तो ये क्या वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल ख़त्म ही नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, चीज़ ये है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद ज़्यादातर लोग जो थे वो पाकिस्तान के अंदर ही रह रहे थे, और ये जो ट्रेंड बाहर जाने का है, जब पाकिस्तान के अंदर मगलैंड ऐप बना तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर बाहर गए। उसके बाद 70s के अंदर हमारे लिए लीबिया के अंदर सबसे ज़्यादा लेबर गई। फिर उसके बाद मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर जब ऑयल एक्सप्लोरेशन आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गए। और आज कल पाकिस्तान उन चंद बड़े ममालिक के अंदर हैं कि जिनके लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हैं। और एज ए ग्रीवेंस कमिश्नर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब हम इस काम भी किया तो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो किसी न किसी शक्ल के अंदर, चाहे वहाँ पे लेबर के अंदर हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या उसके बाद स्टडी के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, तो एक अच्छी खासी तादाद है। और अगर आप उनको काउंट करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं जो दुनिया के 218 जो ममालिक या ख़ित्ते या आप ये कह लें कि एरियाज़ हैं उनके अंदर मौजूद हैं। और उनमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो हमारी इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर या GCC कंट्रीज़ हैं उनके अंदर है। फिर उसके बाद हमारा अमेरिका के अंदर बहुत है, कनाडा के अंदर बहुत हैं, फिर इंग्लैंड के अंदर काफ़ी, ऑस्ट्रेलिया, हमारा बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइना के अंदर और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर बिज़नेस के लिए और पढ़ने के लिए गए। तो जब आप 1 करोड़ पाकिस्तानी देखते हैं तो डेफिनेटली उनके पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ है। कुछ ऐसे मसले हैं कि जो हमारे मिशन से रिलेटेड हैं, जो फ़ॉरेन ऑफिस से रिलेटेड हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारी मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं। और ज़्यादातर जो इनके मसले हैं जिस वजह से वो ज़्यादा शिकायत करते हैं वो उनके प्रॉपर्टीज़ के इशू हैं पाकिस्तान के अंदर, कि जिस जगह अगर उन्होंने प्रॉपर्टी ली है उसके ऊपर किसी ने इलीगल पोजेसन कर लिया है, या उनकी प्रॉपर्टी जो है उसके फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, या जो वो प्रॉपर्टी दी गई है वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं। बट पिछली गवर्नमेंट ने भी और मौजूदा गवर्नमेंट का भी ये कमिटमेंट है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किए कि, और हमने भी वफाकी मुहतसिब के अंदर एज ए ग्रीवेंस कमिश्नर के तौर पे बड़ा काम किया है। और 56 इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, ओवरसीज़ के लिए हमने एयरपोर्ट पर डेस्क भी बनाए जिस पे हज़ारों लोग जो हैं वो फैसिलिटेट हो रहे हैं। तो उस सेंस के अंदर देखा जाए तो पिछले चंद सालों से पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ प्रॉब्लम का रिस्पांस सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट लेवल के अंदर और स्पेशली वफाकी मुहतसिब के अंदर बहुत अच्छा रहा है। और इनके जो अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इशूज़ हैं उसके अंदर भी काफ़ी हद तक जो है ऑटोमेशन की वजह से कमी आई है। लेकिन चूँकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस जगह रहते हैं कि जिसके अंदर एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट और बड़ा स्मूथ होता है, तो जब वो पाकिस्तान के सिस्टम से उनका रिएक्शन करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं तो उस वक्त डेफिनेटली एक हमारा जो बिहेवियर इशू है या कॉन्डक्ट इशू है तो वो ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी फेस करते हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ये कंसर्न्स या ग्रीवेंसेस है अगेंस्ट द कॉन्डक्ट ऑफ गवर्नमेंट इशूज़ द डिपार्टमेंट या उनकी वर्किंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में, लेकिन ये तो जनरल बातें हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो GCC कंट्रीज़ में हैं या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में हैं या यूरोप में हैं, तो आपके ख्याल में कौन से चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं वहाँ पर, और क्या उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है? देखें, जो हमारा जो सेंट्रिक पॉइंट है किसी भी कंट्री का और हमारा पाकिस्तान का भी, वो हमारा मिशन है कि जिस कंट्री के अंदर वो गए हैं उसके अंदर अगर उन्हें लीगली हैं तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम है
और उसको मिशन का काम है उसको फैसिलिटेट करना। तो हमारे जो स्टूडेंट्स गए हैं, आपको पता है कि जिस लिए वो जाते हैं वहाँ पे और वो पढ़ते भी हैं वहाँ पे, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको अच्छी जॉब्स भी वहाँ पे मिल जाती है, और कुछ ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर वापस भी आते हैं और पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसका हिस्सा बनते हैं। तो ज़्यादा जो पिछले दिनों था वो कोविड की वजह से बहुत सारे जो ट्रैफिक का इशू था कि पाकिस्तान के अंदर आना, वो एक बड़ा इशू था। उसको हम वफाकी मोहतसिब के अंदर भी बड़ा टेकअप किया गया और गवर्नमेंट ने भी उसको टेकअप किया गया, और मुख्तलिफ स्पेशल फ़्लाइट्स जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए और जो चाइना के लिए उनको फैसिलिटेट किया गया, चूँकि ज़्यादा कंसर्न जो हमारे स्टूडेंट्स के हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के हैं, और अभी यूक्रेन के अंदर भी जो हमारे पाकिस्तानी हैं स्टूडेंट्स हैं उनका भी कुछ प्रॉब्लम्स था, जिसको फ़ॉरेन ऑफिस ने और जो हमारा मिशन है उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया है। तो ये वेरी करता है केस टू केस बेस के ऊपर कि किस हद तक हमारा कंसर्न्स जो है वो हमारा या इश्यूज़ या ग्रीवेंसेस जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के या हमारे पाकिस्तानीज़ के किस हद तक हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि अवेयरनेस इस लेवल के अंदर आ गई है कि अब बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो लोग अपने सोशल मीडिया में लेके आते हैं और उससे जो है वो गवर्नमेंट के जो इदारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो एक्टिवेट भी होते हैं और उनके एड्रेसेस जो हैं वो उनको रिजॉल्व भी करते हैं। एग्जैक्टली बल्कि सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स अपने वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, वो फिर रीपोस्ट हो रही होते हैं, तो ऐसे ही होता है कि उनका मैसेज इजीली गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है और वो एक्शन लेना बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा सर, आमतौर पर पाकिस्तान में ये तासुब पाया जाता है कि हमारे यहाँ गरीब के लिए अलग कानून है और अमीर के लिए अलग कानून है, तो एज एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप इस परसेप्शन से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? देखें, एक तो ये है कि कानून एक ही है और जो भी कानून बनता है पार्लियामेंट बनाती है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही होता है। हाँ, एक चीज़ है कि उसकी एप्लीकेशन जो है वो एक इशू है और उसके अंदर ये एक परसेप्शन ये है कि जो जिनके पास पैसा है या जिनके पास रिसोर्सेज हैं या जो इस सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, वो जब लॉ की एप्लीकेशन उनके ऊपर आती है तो उसके अंदर वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं या रास्ता निकल जाता है कि जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक परसेप्शन बनता है कि कानून जो है उसकी एप्लीकेशन का एक है। इसी तरह जो एक आम गरीब आदमी है जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए डेफिनेटली एक पुलिस के अंदर या हमारा जो पटवारी सिस्टम है वो उसके अंदर एक रिस्पॉन्स सिस्टम का एक इशू है। लेकिन अदालतों के अंदर जो है वो तमाम लोगों को ट्रीट तो किया जाता है एक तरह से, लेकिन उसके अंदर भी आके कि अगर आप उस सिस्टम का जो पीछे बैकएंड सिस्टम है अगर आपने उसको अच्छे तरीके से जिस तरह आप ये समझे मैन्यूवर कर लिया है या आपने उसके जो चीज़ें थी उनको स्पीड अप कर लिया है किसी तरीके से, तो वो एक पेस जो है वो डिफरेंट आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब 22वीं जो हमारा इस वक्त चल रहा है 2022 उसके अंदर हमें इन चीज़ों से अब निकलना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट को इस पे काम करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन आनी चाहिए और इस परसेप्शन से हमें निकलना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर गरीब के लिए जो कानून का इतलाक़ है उसका डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं और पाकिस्तान के अंदर अमीर के लिए जो है उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। इसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग जो कमिटमेंट या रिजॉल्व जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी पार्लियामेंट को और उस लेजिस्लेशन के अंदर आना चाहिए कि जो पाकिस्तान का एक स्टेचर दुनिया के अंदर जस्टिस डिलीवरी के अंदर लो है उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जाए ताकि हम भी दुनिया के अंदर एक बावकार कौम के तौर पे ज़िंदा रहें और उस तरह हमारे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन हो, इंसाफ की भी हालत बेहतर हो और जो पब्लिक परसेप्शन है अवाम का इस अदालती निज़ाम के बारे में या उसके डिलीवरेंस के बारे में वो बेहतर होना चाहिए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि जो हमारा सिटीजन्स का परसेप्शन है हमारे अदालती निज़ाम के बारे में वो बदले है, वो चेंज हो, लेकिन सर ये कौन चेंज करेगा? ये किसका काम है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बुनियादी तौर पे तो इसका काम पार्लियामेंट का काम है, तो वैसी लेजिस्लेशन करे, उसमें हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज भी शामिल हैं और उसके बाद ये इस मुल्क की गवर्नमेंट का काम है, चाहे वो फेडरल लेवल के ऊपर है या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है। चूँकि एग्जीक्यूशन करना गवर्नमेंट का काम है, वो आम आदमी के इख्तियार में नहीं है। तो गवर्नमेंट के जो लोग हैं या गवर्नमेंट मीन्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या कैबिनेट है या उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं या हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, उसके बाद जो अगली चीज़ आती है जो मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ हैं या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेड्स हैं, ये सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ के अंदर आती है कि हमारे इस सारे सिस्टम को बेहतरी के लिए
जो हमारा दो एरियाज़ के अंदर है। एक हमारा प्योरली जुडिशल जस्टिस सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा सिविल जस्टिस सिस्टम और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स आता है। और दूसरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम है कि जिसके अंदर हमारा जो लोगों का डे टू डे इंटरेक्शन है विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या ऑफिशियल्स आता है। इन दोनों के अंदर बहुत गुंजाइश है बेहतरी की और इसके अंदर काम किया जाना चाहिए। और इसके अंदर अब मज़ीद जो डिले है वो मेरा ख्याल ये है कि हमारी स्टेट के लिए या हमारे लोगों के लिए अब अच्छा नहीं है। सर, क्या आप समझते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो एक तरक्की पसंद पाकिस्तान का जो विजन है पाकिस्तान में वो कायम करने में कामयाब हुई है, जहाँ पे तमाम इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाता है, मतलब तमाम इंसान किसी भी एथनिसिटी से जो बिलोंग करते हैं तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है? देखें, दो एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ के। एक एस्पेक्ट्स इसका ये है कि क्या हमारे जो इदारे हैं वो उस तरह डिलीवर कर रहे हैं जिस तरह बाहर के मुल्कों के अंदर इदारे हैं। तो जवाब इसका ये है कि हमारे जो इदारे हैं वो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे। दूसरा इस चीज़ के अंदर ये है कि क्या हमारे मुल्क के अंदर ऐसे इदारे हैं कि जो इन चीज़ों को एड्रेस करने का मैंडेट रखते हैं। तो उसका जवाब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे इदारे हैं अदालती जुडिशल सिस्टम के अलावा कि जो इस मुल्क के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, जिसकी तरफ एक आपने इशारा भी किया है, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, या हमारे जो वफाकी मोहतसिब या सूबाई मोहतसिब इस तरह के इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन एडिशन टू दैट कि इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस अच्छे काम का परसेप्शन बनाना और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना ये इन तमाम इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और इनके ट्रस्ट या ट्रांसपेरेंसी के लिए भी बड़ा ये ज़रूरी है कि लोग इनके बारे में एक अच्छी राय रखें कि अगर हमारा कोई इशू किसी भी गवर्नमेंट के इदारे या किसी कोसाई जुडिशल इदारे से ऐसा है तो इसका रिस्पॉन्स सिस्टम भी बेहतर है, क्योंकि यही वो इदारे हैं जो स्टेट ऑफिशल्स की जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन या एक्सेसिवनेस या हाई हैंडेडनेस को कंट्रोल करते हैं। तो इनका बड़ा वाइब्रेंट होना जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा सर, टैक्स पे बात करते हैं। हमारे यहाँ अमूमन एक आम आदमी जो है वो खाने पीने की चीज़ से लेकर इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ पे टैक्स देता है। इसके बावजूद कहा जाता है कि पाकिस्तानी तो टैक्स ही नहीं देते। तो कौम जानना चाहती है कि ये टैक्स किधर जा रहा है, कौन से बैंक में जमा हो रहा है। तो अगर आप बात करें पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम की, तो आपको क्या लगता है किस कदर तसल्ली बख्श है ये निज़ाम पाकिस्तान में? देखें, पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है वो एक कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम के अंदर चल रहा है। और पहले ये था कि जो अंग्रेज़ दौर का एक इनकम टैक्स लॉ था, हमने उसको फॉलो किया। उसके बाद हमने 1979 के अंदर एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लेके आए। फिर उसके बाद 2001 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया। अब टैक्स इस सारे प्रोसेस को गेज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि क्या हमारे मुल्क की टैक्स मशीनरी जो है वो किस तरह काम कर रही है, जब वो एक्ट करती है तो उसका सिटीज़न के साथ किस तरह का उसका बर्ताव है, या उसके जो प्रोसेस हैं उसको किस हद तक जो है वो लिटिगेशन के अंदर कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया जाता है। तो उसका ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी टैक्स मशीनरी है, चूँकि जो टैक्स कलेक्टर्स हैं या टैक्स लेने वाले हैं उनसे कोई खुश नहीं होता और कोई जो है वो खुश होकर टैक्स नहीं देता। अगर उस एस्पेक्ट्स को भी देखा जाए तो जनरली जो है हमारे मुल्क के अंदर जो टैक्स मशीनरी है उसके मुतालिक लोगों की राय अच्छी नहीं है कि अगर आपका किसी टैक्स मशीनरी से वास्ता पड़ता है तो वो ये कहते हैं कि उसके अंदर ऐसे प्रोसीजर्स या ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि जिससे हमें डिले का चीज़ें जो है वो आती हैं। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो हमारे रिफंड्स के केसेस हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो टैक्स का निज़ाम जो है उसे सिंपल होना चाहिए, इसकी जो टैक्स बेस है उसे बढ़ना चाहिए। हम अनफॉर्चुनेटली साल से जो हम IMF से कर्ज़ा ले रहे हैं या वर्ल्ड बैंक से हम ले रहे हैं वो इस वजह से है कि हमारी जो अखराजात या एक्सपेंडिचर स्टेट के हैं वो हमारे टैक्स इनकम से कम है और इसीलिए हम बड़ी अंडर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों के आते हैं। दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं वो ऐसे डिफ़ॉल्ट के अंदर या ऐसे लॉसेस के अंदर हैं कि वो सारे का सारा जो है वो गवर्नमेंट का पैसा जो है जो आवाम से इकट्ठा किया वो उनकी तरफ जाता है। तो उसके लिए इन दोनों एरियाज़ को प्लग करना चाहिए। ये तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जो टैक्स रेशो है उसको मिनिमम करना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स दें और उस पोजीशंस के अंदर आएँ।
फिर हमारे ऑडिट का सिस्टम जो है उसको बेहतर आना चाहिए। दुनिया के अंदर जो ममालिक जो आगे इसमें गए हुए हैं वो 5 से 10% जो है वो ऑडिट करते हैं, हम ज़रा ज़्यादा उस चीज़ के अंदर करते हैं। और फाइनली इस चीज़ के अंदर ये है कि हमारी टैक्स पॉलिसी इस तरह कंसिस्टेंट आनी चाहिए कि जिसके अंदर हमारी एग्जम्पशंस कम होनी चाहिए, हमारे जो टैक्स के प्रोसेस हैं उन्हें स्लो होना चाहिए, जहाँ टैक्स को बेनिफिट देना चाहिए वहाँ पे देना चाहिए, और अक्रॉस द कंट्री एक ऐसा मैकेनिज़्म आए कि जिसके अंदर सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज या कस्टम्स का या उसके बाद आपका इनकम टैक्स का लॉ इस तरह का आए कि जिसके अंदर जो प्रोसीजरल बेनिफिट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जाए, टैक्स ऑफिशल्स के डिस्क्रिप्शन को कम किया जाए, लिटिगेशन को प्रायोरिटी की बुनियाद पे किया जाए, और जो हमारा सिस्टम इस तरह का बनाया जाए जिस तरह वैट सिस्टम है कि जिसके अंदर मिनिमम तरीके से इस सारे प्रोसेस को आगे लेके जाके इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया जाए, और टैक्स ऐसा इकट्ठा किया जाए कि जो हम बाहर की दुनिया से पैसे लेते हैं या हम इमदाद लेते हैं या हम ग्रांट्स लेते हैं या हम जो डेट लेते हैं उसको करने के लिए उससे हमारी जान छूटे। बहुत शुक्रिया सर। ये था हमारा आज का प्रोग्राम नाजरीन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम